चलिए आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखें, क्वेश्चन कह रहा है आपके पास नंबर ऑफ s इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन आयन विद 55 प्रोटॉन्स इन इट्स यूनी पॉजिटिव स्टेट इज। अब देखो, अगर किसी एलिमेंट के पास 55 प्रोटॉन्स हैं तो इसका मतलब अगर वो न्यूट्रल स्टेट में हुआ तो उसके पास 55 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। लेकिन अगर वो यूनी पॉजिटिव है, मतलब उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसके पास प्रोटॉन तो अभी भी कितने होंगे 55, लेकिन उसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हो गए होंगे 54। बोलो भाई, इतना सही है। और 54 इलेक्ट्रॉन सोचो किस में होते हैं, 54 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ज़ीनॉन में। 54 इलेक्ट्रॉन्स किस में होते हैं, ज़ीनॉन में। ठीक है, तो मैं ये नहीं कह रहा कि ये एलिमेंट ज़ीनॉन है ना, एलिमेंट तो एटॉमिक नंबर 55 वाला है, पर इलेक्ट्रॉन किसके बराबर है, इलेक्ट्रॉन ज़ीनॉन के बराबर है। ठीक है, जितने इलेक्ट्रॉन ज़ीनॉन में होते हैं। अब आप एक चीज अगर आप ध्यान से समझ पाए तो कल के लेक्चर में हम लोगों ने बात करी थी, देखो मैं आपको दिखाता हूं, हम लोगों ने कुछ नोबल गैसेस की बात करी थी। इधर जरा गौर फरमाइए, देखिए हीलियम का एटॉमिक नंबर था 2, हीलियम पहली नोबल गैस थी। हीलियम का एटॉमिक नंबर था 2, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता था 1s2। ठीक है, नियॉन थी दूसरी नोबल गैस, नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता था 1s2 2s2 2p6, यानी कि नियॉन दूसरी नोबल गैस है और नियॉन के अंदर 2 s ऑर्बिटल आए। हीलियम पहली नोबल गैस थी, उसके अंदर एक ही s ऑर्बिटल आया। आगे बढ़ो, आर्गन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, कितने s आए, 3 बार s आए, 1s 2s और 3s। और आर्गन है कौन सी, तीसरी नोबल गैस है। तो अब आप समझ गए ज़ीनॉन कौन सी नोबल गैस है, पांचवी। तो कितने s ऑर्बिटल आएंगे, 5, और एक s ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, सर 2, तो 5 s ऑर्बिटल में कितने होंगे, सर 10। तो उसका आंसर कितना हो जाएगा, 10। इसका आंसर हो जाएगा 10। ठीक है, काफी लोगों का आ चुका 10, वेरी गुड, बढ़िया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जल्दी जल्दी क्वेश्चन करना, आज हमें चैप्टर को खत्म करना है एट एनी कॉस्ट। जल्दी से दोनों क्वेश्चन के मुझे आंसर बताइए सब लोग, जल्दी से सब लोग मुझे दोनों क्वेश्चन के आंसर बताएंगे। देखते हैं किसका आंसर सही आएगा। जल्दी से सब लोग आंसर बताइए। सेकंड क्वेश्चन का 7, ओके, और फर्स्ट का बी आ रहा है, ओके ठीक है, फर्स्ट का बी आ रहा है लोगों का। आइए देखते हैं, द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स व्हिच कैन बी आइडेंटिफाइड विद n इज इक्वल टू 4 एंड ml इज इक्वल टू 0। तो अब सोचो n बराबर अगर 4 है तो l की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 0 1 2 और 3। चौथी शेल में 4 सब शेल होंगी, कौन कौन सी, 0 1 2 और 3। तो ml बराबर 0 इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा और इसमें भी आएगा। बोलो भाई, तो आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा बाबू। 8 नहीं होगा, 4 होगा। ऑर्बिटल्स पूछ रहा है वो मेरे से, इलेक्ट्रॉन्स नहीं पूछ रहा। तो कितने ऑर्बिटल्स ऐसे हैं जिनको हम n बराबर 4 और ml बराबर 0 से जान सकते हैं, तो ऐसे बाबू 4 ही ऑर्बिटल हैं। फर्स्ट का ए, चलिए कुछ लोगों ने मुझे फर्स्ट का ए आंसर भी दिया है, वेरी गुड, बढ़िया। ठीक है, बाकी लोग बताइए दूसरे का, अगले का। तो पहले का तो 4 हो गया भाई, 8 नहीं 4। अगला बताइए,
देखो जर्मेनियम एलिमेंट दिया है मुझे जिसका एटॉमिक नंबर आपको दे रखा है, कितना है, 32 है, ठीक है। कह रहा है अपनी ग्राउंड स्टेट में उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब आप लिखोगे तो उसके अंदर x कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स आएंगे विद ml इज इक्वल टू 0, द वैल्यू ऑफ x इज। अच्छा सवाल है, तो सबसे पहले जर्मेनियम का लिख लो, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल, तो अब आएगा p, कौन सा p, 4p 4p2, देखना सब लोग यही बना सबका। तो 4p2 में तो अगर आप ध्यान से देखो तो दोनों ऑर्बिटल में एक ही एक इलेक्ट्रॉन होगा, तो ये तो फुलफिल्ड है नहीं, तो इसको हटाओ। यहां पर एक फुलफिल्ड आएगा जिसकी ml की वैल्यू 0 हो, क्या पूछा हमसे, ऑर्बिटल्स पूछे, ठीक है। यहां पर भी एक आएगा, यहां पर एक, 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 तो 1 2 3 4 5 6 7, डी ऑप्शन। चलिए मैं देख पा रहा हूं काफी लोगों का डी आंसर आया है, वेरी गुड। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल, चलिए बताइए, पुराने जमाने का आईआईटी का सवाल है, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, पर अटेम्प्ट करें और बताइए क्या आएगा। कह रहा विच इलेक्ट्रॉनिक लेवल वुड अलाउ द हाइड्रोजन एटम टू एब्सॉर्ब अ फोटोन बट नॉट टू एमिट अ फोटोन। बड़े ध्यान से सुनो, अगर कोई चीज फोटोन एक्सेप्ट करेगी या एब्सॉर्ब करेगी, मतलब एनर्जी ले रही है, एनर्जी अगर कोई लेगा तो लो स्टेट से हाई स्टेट में जाएगा, और अगर कोई एनर्जी छोड़ेगा तो वो हाई स्टेट से लो स्टेट में आएगा। अब अगर मान लो कोई ऑलरेडी हाईएस्ट स्टेट में बैठा हो तो वो ले नहीं सकता क्योंकि ऑलरेडी हाईएस्ट में बैठा है, और अगर कोई ऑलरेडी लोवेस्ट में बैठा हो तो फिर वो छोड़ नहीं सकता, सही है ना। तो भाई वो मेरे से पूछ रहा है ऐसा कौन है जो एब्सॉर्ब तो कर सकता है लेकिन छोड़ नहीं सकता, जो सबसे लोवेस्ट एनर्जी में बैठा हो, और लोवेस्ट एनर्जी किसकी होती है, 1s की। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, वेरी गुड, आज काफी अच्छा रेस्पॉन्स है आप लोगों का, सबके आंसर आ रहे हैं। चलो इसी बात पर इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं कौन बताएगा। अच्छा सवाल, लेट्स सी हु विल गिव द राइट आंसर। जल्दी से सब लोग, जल्दी से सब लोग इसका आंसर बताइए। देखो हमसे कह रहा है गिवन n बराबर 5 ml बराबर -1 और दूसरे में n बराबर 3 l बराबर 2 ml बराबर -1, बाप रे, ms बराबर +½ द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम दैट कैन हैव द क्वांटम नंबर्स गिवन। तो देखो सबसे पहले मैंने आपको बताया था अगर 3 क्वांटम नंबर फिक्स हो जाएं n l ml तो ऑर्बिटल फिक्स हो जाता है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन फिक्स हो गए, और अगर चारों क्वांटम नंबर फिक्स हो जाए तो वो किसी एक ही इलेक्ट्रॉन के हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू पॉलीज रूल, राइट। तो अगर इसमें चारों क्वांटम नंबर दे दिए हैं तो इसका मतलब ये तो कोई एक ही इलेक्ट्रॉन शो कर सकता, तो 4 वाला ऑप्शन हटा दो, अब इनमें से बचा। अब आगे बढ़ो, n की वैल्यू है 5 और ml की वैल्यू है -1, ओके। तो अगर n बराबर 5 है तो बड़े ध्यान से देखो 5 में l कौन कौन से हो सकते हैं, 0 1 2 3 4। ml की वैल्यू -1 चाहिए, यहां नहीं मिलेगी, यहां ऐसे 2 ऑर्बिटल होंगे, सॉरी यहां पर ऐसा एक ही ऑर्बिटल होगा जिसकी -1 होगी, यहां पर भी एक होगा जिसकी -1 होगी, यहां पर भी एक होगा जिसकी -1 होगी, यहां पर भी एक होगा जिसकी -1 होगी, यानी कि टोटल 4 ऑर्बिटल मुझे ऐसे मिलेंगे n बराबर 5 में जिसकी ml की वैल्यू क्या होगी, -1। और अगर ml की वैल्यू ऑर्बिटल की -1 है, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो 4 ऑर्बिटल में आ जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन हो जाएगा डी 8,1।
ठीक है, वेरी गुड, 8,1 आया है लोगों का आंसर। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल, करेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर फॉर द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ अ क्लोरीन एटम इज। सिंपल है, जल्दी से कर दो। तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहां गया है? 3p में गया, देख लो। तो n की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 3, और l की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 1। ऐसा एक ही ऑप्शन है C। ठीक है, खत्म हो गया सवाल। आगे बढ़ेंगे, अच्छा सवाल, वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि इसमें तुम्हें B, C और D, और वैसे उसने ज्यादा कुछ करा नहीं, अगर वो इस ऑप्शन को दे देता 27, 28, 29, 30, तो तुम्हें शायद चारों आते हुए दिख जाएंगे। जरा इसका आंसर कोई मुझे बताए तो देखें। The maximum number of electrons in an atom in which the last electron filled has the quantum number n is equals to 3, l is equals to 2, and m is equals to -1. मैक्सिमम पूछ रहा है, मैक्सिमम। तो देख, मैक्सिमम का मतलब क्या है? ये सबसे पहले 3D सबशेल हो गई, और 3D सबशेल कहां से कहां तक आ जाती है? 3D शुरू हो जाती है मेरी 21th इलेक्ट्रॉन पर, और कहां तक चलती है? 30 इलेक्ट्रॉन तक जाती है। बोलो भाई, 21 से शुरू होती है और 30 तक जाती है, सही है ना? ठीक है, तो अब बड़े ध्यान से समझना, 21 से शुरू होके 30 तक गई है ना। अब मैंने तुमसे क्या कहा था? मैंने तुमसे ये कहा था कि तुम क्या करना, एक dz² जो होगा उसकी ml की वैल्यू क्या फिक्स कर देना? 0 फिक्स कर देना। उसकी ml की वैल्यू क्या फिक्स कर देना? 0 फिक्स कर देना। बाकी जिसकी वैल्यू जो मन हो वो लगा देना। सही है, मैंने यही तो कहा था आपसे, एक dz² की वैल्यू क्या कर देना? 0 फिक्स कर देना। बाकी जो मन हो, जिसका जहां पर जो ऑर्बिटल रखना हो आप वो रख सकते हो, कोई समस्या वाली बात नहीं है। ठीक, तो मैंने क्या किया, मैंने इस ऑर्बिटल को -1 रख दिया। इस ऑर्बिटल को क्या रख दिया? d की वैल्यू -1। अब इसमें कौन सा इलेक्ट्रॉन जाएगा? अब देखो, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये पहला ऑर्बिटल है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है। आप समझ लो मेरी बात। ऑर्बिटल आप यहां भी भर सकते हो, पहला इलेक्ट्रॉन यहां भी भर सकते हो, 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 है ना। जैसे फॉर एग्जांपल, बहुत अच्छा सवाल है ये। मान लो अगर तुम फिक्स ही रखते कि सर मैंने तो ऐसे पढ़ा है -2 -1 0 +1 और +2। ठीक, अब मैंने तुझसे कहा देख, पहला इलेक्ट्रॉन तूने यहां भरा, ठीक, दूसरा यहां भरा, तीसरा यहां भरा, चौथा यहां भरा, पांचवा यहां भरा, 5 हो गए। ठीक है, तो अब उसके बाद एक और भरना शुरू करो। तो तुमने कहा ठीक है सर, मैंने 6वां भर दिया यहां, अब मेरा दिल कर रहा 7वां में यहां भरूंगा। भर लो, सारे सेम एनर्जी के हैं, कहीं भी भरोगे चलेगा। फिर यहां भरो, फिर यहां भरो, और अंतिम यहां भरो। तो जब अंतिम इलेक्ट्रॉन तुमने यहां भरा, यानी कि तुमने 30वां इलेक्ट्रॉन कहां भरा? -1 में। 30वां इलेक्ट्रॉन कहां भरा? -1 में। और अगर तुमने 30वां इलेक्ट्रॉन -1 में भरा, इसका मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने पॉसिबल थे? आप बोलोगे 30। मैक्सिमम नंबर पूछा है। अगर वो मैक्सिमम शब्द हटा देता और पूछता पॉसिबल नंबर, फिर कोई भी हो सकता था, है ना। तो इसलिए अभी आंसर क्या जाएगा? 30। अच्छा क्वेश्चन था, एक बार जल्दी से मुझे बताओ ये क्वेश्चन समझ में आया क्या? जल्दी से सब लोग मुझे बताइए, क्या ये क्वेश्चन आपको समझ में आया? इट वॉज अ गुड क्वेश्चन। ठीक है, तो मेरे ख्याल से लास्ट क्लास में अपने इतने ही क्वेश्चंस हमने आपको दिए थे। अब हम लोग आगे बढ़ाएंगे अपनी थ्योरी और कुछ और नई बातें करेंगे। चलो, अच्छा एक क्वेश्चन और है, चलो इसको भी निपटाओ जल्दी से। एक क्वेश्चन और है,
एक क्वेश्चन और है, ये क्या लिख रही हैं भाई? इट इज 27 मिनट सर। व्हाट इज 27 मिनट? क्या लिखना चाह रही हैं आप? जरा क्लियर लिखिए, समझ नहीं आया मुझे, बताओ जल्दी से। क्वेश्चन कह रहा है द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू 6 द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन वुड बी। ठीक है, बढ़िया बात है। तो अब पता नहीं इनमें से कौन सा ऑर्डर ठीक है, तो तुम एक काम करो ना, हर ऑर्डर को 6 रख के पहले निकाल लो। जैसे ये हो जाएगा 6s, 6s के बाद ये हो जाएगा 6 - 2 4f, फिर हो जाएगा 6p और फिर हो जाएगा 5d। अब n + l रूल से चेक कर लो। 6 + 0 क्या आया? 6। 4 + 3 क्या आया? 4 + 3 7। ठीक है, 6 + 1 7, 5 + 2 7, लेकिन 6 यहां पर n की वैल्यू इससे बड़ी है, तो 6p बाद में आना चाहिए और 5d पहले आना चाहिए। और अगर इन सब में ऑर्डर लगाना तो ऐसे लगा लो, देखो 6s, उसके बाद 4f, उसके बाद 5d और उसके बाद 6p। एक बार चेक कर लो, सही है ना? क्योंकि इसमें n + l की वैल्यू 6 आ रही है, इसमें 7 आ रही है, इसमें भी 7 आ रही है, इसमें भी 7 आ रही है, लेकिन जब सेम हो तो n डोमिनेट करता है। तो 6p की एनर्जी सबसे ज्यादा, 6s की एनर्जी सबसे कम, तो ns सबसे पहले आना चाहिए और np सबसे लास्ट में आना चाहिए और n-1d उससे पहले, n-2f उससे पहले, तो आंसर चला जाएगा बी। देखो भाई, अच्छा एक क्वेश्चन पूछा गया है कि सर अगर उस क्वेश्चन में मिनिमम इलेक्ट्रॉन पूछे जाते तो आंसर क्या होता? बेटा पहला इलेक्ट्रॉन यहां भर देता मैं, तो आंसर 21 होता। अगर मिनिमम पूछे जाते -1 में जाने के लिए तो मैं क्या भरता? मैं पहला इलेक्ट्रॉन इस वाले डब्बे में भरता। नहीं सर पहले तो ये डब्बा रखा है। अरे वो तुम्हें थोड़ी पता है, पांचों सेम एनर्जी के हैं, तुम किसी भी डब्बे में कोई भी इलेक्ट्रॉन भर सकते हो। तो पहला इलेक्ट्रॉन में भरता तो तब आंसर हो जाता 21। चलो, आशा करते हैं ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गए होंगे और अब हम अपनी थ्योरी को आगे बढ़ाएंगे। देखिए अब यहां पर जो थ्योरी शुरू होने वाली है, ये इस चैप्टर की सबसे टफेस्ट थ्योरी शुरू होने वाली है। ठीक है, इसमें आपको बहुत सारी बातें समझ नहीं आएंगी, आपको समझनी भी नहीं है। ठीक है ना? मैं आपको बहुत सारी चीजें दिखाऊंगा यहां पर, इसलिए क्योंकि अगर एग्जाम में वो चीज आई तो वो भी आपको दिखा के देगा। मतलब आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया जाएगा कि वो चीज आपको रटी होनी चाहिए, वो आपको क्वेश्चन में देगा, फिर उससे कुछ कुछ चीजें आपको निकालनी होंगी, वो मैं निकालना सिखाऊंगा। और जहां मैं आपसे कहूं ये रट लो, वहां वो चीज रट लेना। ठीक है, चलो अब हम आज की थ्योरी शुरू कर रहे हैं। आज की थ्योरी क्या है? देखो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में हमने एक चीज डिफाइन करी थी, साई। तुम्हें वो इक्वेशन याद है? d² साई अपॉन dx² प्लस d² साई अपॉन dy² प्लस d² साई अपॉन dz², 8 पाई स्क्वायर m अपॉन h² e माइनस b साई इज इक्वल टू 0। ऐसा करके एक इक्वेशन लिखी थी हम लोगों ने, जिसको बाद में हम लोगों ने h साई इज इक्वल टू e साई हैमिल्टोनियन ऑपरेटर के टर्म में लिख दिया था। तो वहां पे मैंने एक बात बोली थी कि जो साई है उसका कोई फिजिकल मीनिंग नहीं होता, एक बात हमने ये रटी थी, और दूसरी हमने रटी थी कि साई की वैल्यू x, y और z तीनों पे डिपेंड करती है। अच्छा, x, y, z होते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। अब एक और कोऑर्डिनेट्स होते हैं, पता नहीं आप लोगों ने पढ़े हैं या नहीं, मैथमेटिक्स वाले बच्चे जो हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर में ये कोऑर्डिनेट्स पढ़ेंगे, पोलर कोऑर्डिनेट्स। अभी आप लोगों ने शायद नहीं पढ़े होंगे, नीट वाले कभी नहीं पढ़ते, तो जो मैं बोल रहा हूं बस सुनो उसको। ठीक है, जैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स होते हैं एक्स वाई जेड, ऐसे ही एक स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स या इन्हीं को पोलर कोऑर्डिनेट बोला जाता है। पोलर कोऑर्डिनेट ये क्या होते हैं? आर, थीटा, फाई। आर को बोला जाता है रेडियल डिस्टेंस। आर को क्या बोलते हैं? रेडियल डिस्टेंस अपने क्वांटम में। थीटा को बोला जाता है पोलर एंगल। ये याद होना चाहिए, ये जो स्लाइड है पूरी याद होनी चाहिए। ठीक है, जहां जहां मैं बोलूं याद होनी चाहिए, मतलब वो याद होनी चाहिए। और फाई को बोला जाता है एजीम्यूथल एंगल। फाई को क्या बोला जाता है? एजीम्यूथल एंगल। अब ये कैसे आते हैं वो देखो जरा, बड़े ध्यान से सुनना।
पहले वो दिखा देता हूं ये कैसे आते हैं, फिर इधर आएंगे वापस से। ये देखो, ये इस ग्राफ को समझो जरा, बड़े ध्यान से देखना अभी सब लोग। ये तुम्हारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस बीच में, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन रखा था न्यूक्लियस पर आर डिस्टेंस पर। किस डिस्टेंस पर रखा था? एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से आर डिस्टेंस पर रखा था। अब ये आर डिस्टेंस तुम ऐसा मत समझना कि ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट में, ना ना ना, ये आर डिस्टेंस कहीं ऐसे है, यहां पर हवा में, यानी कि यहां पर एक्स भी है, यहां पर वाई भी है और यहां पर जेड भी है, इसलिए ये ऐसे है, ठीक है ना। तो इसको मैं 3D में कैसे दिखाऊं, तो इसलिए मैंने ऐसे दिखाया है, ठीक। तो इससे मैंने क्या किया, ये जेड एक्सिस से एक एंगल बना रहा था थीटा, जिसको मैंने पोलर एंगल बोला था, ठीक। अब तुमने वेक्टर में ये सीखा होगा, जिस एक्सिस से एंगल बनता है वो होता है आर कॉस थीटा, और उसका ऑपोजिट होता है आर साइन थीटा, उसका ऑपोजिट होता है आर साइन थीटा, ठीक है। लेकिन यहां पर एक एंगल और बन रहा था जिसका नाम था फाई, जिसका नाम क्या था? फाई। पहले बस जो मैं बोल रहा हूं बस देखो, समझ सारा कुछ नहीं आएगा, मैं बार बार बोल रहा हूं, कॉम्प्लेक्स पार्ट था इसलिए लास्ट के लिए छोड़ा है, ठीक है। जो जो बातें मैं बोलूंगा ये रटो, वो रट लेना, बाकी सब भूल जाना, कभी नहीं आएगा, ठीक है, ठीक। तो अभी तक हमने क्या रटा? आर थीटा फाई। आर क्या है? रेडियल पार्ट, थीटा है पोलर एंगल, और फाई है एजीम्यूथल एंगल, ठीक है। अब जब मैंने आर थीटा फाई के टर्म में एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाली है, तो देखो जेड की वैल्यू क्या आई? आर कॉस थीटा, बड़े ध्यान सुनते रहना। एक्स की वैल्यू आई है आर साइन थीटा कॉस फाई, और वाई की वैल्यू आई है आर साइन थीटा साइन फाई। यानी कि इस डायग्राम का कंक्लूजन ये लिखा है, ये तुम्हें याद होना चाहिए, लर्न, ये तुम्हें याद होना चाहिए। क्या याद रखना है? ये वैल्यू भी याद रखो, और ये भी याद रखो कि सर जब कॉस आएगा केवल, तो मतलब जेड ऑर्बिटल की बात हो रही है। जब क्या आएगा? कॉस आएगा, तो जेड ऑर्बिटल की बात हो रही है। जेड ऑर्बिटल कौन सा होता है? पी एक्स पी वाई पी जेड, याद है आपको? तो पी जेड ऑर्बिटल जब मैं लिखूंगा आगे श्रोडिंगर की इक्वेशन, तो उसमें केवल कॉस आएगा। जब मैं श्रोडिंगर की इक्वेशन से वाई पी वाई ऑर्बिटल लिखूंगा, तो उसमें दोनों साइन आएंगे। बड़े ध्यान से सुनते रहना, अभी सब दिखाऊंगा मैं आपको। और जब मैं पी एक्स लिखूंगा, तो साइन और कॉस दोनों आएंगे, ठीक है। तो x की वैल्यू आई आर साइन थीटा कॉस फाई, y की वैल्यू आई आर साइन थीटा साइन फाई, और z की वैल्यू आई आर कॉस थीटा। अच्छी बात है, ठीक है। और बातें बताओ सर, और सुनो। तो देखो ये हमने सीख लिया कि हम आर थीटा फाई के टर्म में अपनी श्रोडिंगर इक्वेशन को डिफाइन करेंगे। अब गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, चैट बॉक्स में हाँ भाई अपनी अटेंडेंस वगैरह सब लोग दे देना, ठीक है ना। चलो अब देखो, when Schrodinger equation is solved for hydrogen atom for psi, then obtained values of psi could be factorized into two parts, one containing only radial distance r and the other containing theta and phi। मतलब क्या था? श्रोडिंगर इक्वेशन को जब पोलर कोऑर्डिनेट से, मतलब पोलर कोऑर्डिनेट में सॉल्व किया गया, तो श्रोडिंगर इक्वेशन दो पार्ट में बट गई। मतलब इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी या इलेक्ट्रॉन के बारे में इंफॉर्मेशन दो तरीके से पता लगा रहे थे लोग। कैसे? जैसे ये न्यूक्लियस है, इससे आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है, इससे आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है। तो मतलब अब क्या है? अब आर डिस्टेंस पर यहां हो, 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 जो रेडियल फंक्शन होगा जो आर पर डिपेंड करेगा, मतलब आर अगर सेम है तो वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। लेकिन जब यहां है तो एंगल कुछ और है, जब यहां है तो कुछ और है, यहां 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 कुछ और है, तो एंगल तो चेंज हो रहा है। तो एंगल चेंज होने की वजह से साई की वैल्यू चेंज होगी, और कभी कभी आर चेंज होने की वजह से साई की वैल्यू चेंज होगी। जैसे फॉर एग्जांपल यहां से यहां एक बार एंगल सेम ही रखते हुए मैंने यहां से यहां कर दिया, देखना पहले यहां से यहां था, अब यहां से यहां कर दिया। अब यहां क्या चेंज हुआ है? एंगल चेंज नहीं हुआ, यहां केवल रेडियस चेंज हुई है ना। तो मैं इलेक्ट्रॉन के वेव फंक्शन को दो तरीके से डिफाइन करूंगा, एक कि रेडियस चेंज होने से क्या होता है, एक एंगल चेंज होने से क्या होता है। तो इसलिए साई को दो पार्ट में बांटा गया, एक को बोला गया रेडियल वेव फंक्शन और एक को बोला गया एंगुलर वेव फंक्शन। जल्दी से सब लोग मुझे यस करके बताओ, इतना समझ में आया?
जल्दी जल्दी लिखते चलना बस, क्योंकि आज बहुत कुछ पढ़ना है हम लोगों को। साई को हम लोगों ने दो पार्ट में बांट दिया है, रेडियल वेव फंक्शन और एंगुलर वेव फंक्शन। यहां तक सबको क्लियर है? ठीक है, यस सर आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। जो रेडियल वेव फंक्शन है, अब ये रटना है, जो रेडियल वेव फंक्शन है वो दो क्वांटम नंबर पे डिपेंड करता है। अब इसमें क्यों, कैसे, कहां से आया, ये सब नहीं, मैं ऑलरेडी तुम्हें तुम्हारे लेवल से बहुत ऊपर की चीजें बता रहा हूं। उसमें भी अगर ऊपर जाऊंगा तो आप ऐसा समझ लो, बीएससी में और एमएससी में 6-6 महीने का क्वांटम का एक कोर्स होता है। यानी कि यहां 6 महीने में पूरा सिलेबस करना होगा, वहां 6 महीने में एक यूनिट पढ़ते हैं, तो इतना नहीं सिखा सकता ना। तो जो बातें बोल रहा हूं चुपचाप रटो, जो बताऊंगा एग्जाम में वही आएगा, ठीक है ना। और किसी भी कोचिंग की शीट के फिर क्वेश्चन कर लेना, सब बनेंगे। तो बस सीखो क्या, कि जो रेडियल वेव फंक्शन है वो दो क्वांटम नंबर पर डिपेंड करता है, एन और एल पर। और रेडियल वेव फंक्शन मुझे ऑर्बिटल के साइज के बारे में बताता है। ऑब्वियस सी बात है, रेडियस छोटी है तो शेल छोटी है, शेल छोटी है तो उसका ऑर्बिटल भी छोटा होगा। रेडियस बड़ी है तो शेल बड़ी है, शेल बड़ी है तो उसका ऑर्बिटल भी बड़ा होगा। ठीक है, मेक सेंस। थीटा और फाई जो एंगुलर वेव फंक्शन है वो डिपेंड करता है एल और एमएल पर, एल और एमएल पर। ठीक है, और ये हमें क्या बताता है, ये ऑर्बिटल की शेप बताता है। ये क्या बताता है, ऑर्बिटल की शेप बताता है। ठीक है, दो बातें हो गई हमारे पास। कई कई जगहों पर वो जो हमने अभी लिखा था ना, आर थीटा फाई, उसको ऐसे भी लिख देते हैं कि चूंकि ये रेडियल वेव फंक्शन है तो इसको आर से डिनोट कर दिया, और ये एंगुलर वेव फंक्शन है तो इसको ए से डिनोट कर दिया। जो पहले मैंने वहां पे साई आर, और मतलब ये ऐसे डिनोट किया था ना, ये देखो, ये सेम चीज को लोग वैसे भी लिखते हैं। मतलब अब दोनों जगह साई नहीं लिख रहे, एक जगह लिख दिया आर और एक जगह लिख दिया ए। देख लीजिए इत्मीनान से, ये एक जगह लिख दिया आर, एक जगह लिख दिया ए। तो ऐसे भी लिखा जा सकता है। आप ऐसे भी अगर कहीं आ जाए तो कंफ्यूज मत होना, ये रेडियल है एंगल इंडिपेंडेंट, ये एंगुलर है एंगल डिपेंडेंट। चलो, ये मैं आपको बता चुका, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अगर तुमने दो तरीके के वेव फंक्शन डिफाइन करे हैं तो फिर दो तरीके की प्रोबेबिलिटी भी डिफाइन करो, क्योंकि नहीं तो हाइजेनबर्ग आ जाएगा। तो दोनों तरीके की श्रोडिंगर ने प्रोबेबिलिटी भी डिफाइन कर दी। श्रोडिंगर ने बोला मुझे क्या करना है, साई में बस एक ऊपर पावर 2 ही तो चढ़ानी है, ले भैया आर थीटा फाई के टर्म में एक हो गई रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, एक हो गई एंगुलर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। एक हो गई रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी और एक हो गई एंगुलर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। लेकिन श्रोडिंगर को तुरंत याद आया कि मैंने बताया था कि जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 95% होती है, और एक जगह फिर मुझे और बतानी पड़ी थी जहां पे जीरो करनी थी, वो थी नोड। अब जब मैंने प्रोबेबिलिटी दो बताई है तो अब मुझे नोड भी दो डिफाइन करनी पड़ेंगी। तो उसने नोड भी दो डिफाइन करी, एक को बोला रेडियल नोड, एक को बोला एंगुलर नोड। एक को बोला रेडियल नोड, एक को बोला एंगुलर नोड। ठीक है, ठीक, ये हमारी बात हो गई प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की। एक को बोला रेडियल नोड, एक को बोला एंगुलर नोड। ठीक है, दोनों को मिला के आ गया टोटल नोड, दोनों को मिला के क्या आया, टोटल नोड। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी तक की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन, जिससे जेई और नीट दोनों में सवाल आए हैं। डायरेक्ट पूछा जाता है क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला है। रेडियल नोड या स्फेरिकल नोड निकालने का फॉर्मूला n-l-1, एंगुलर नोड या नोडल प्लेन निकालने का फॉर्मूला l, और टोटल नोड n-1। जैसे देखो कुछ लिखे हुए हैं आपके सामने, 3s ऑर्बिटल, 3s में n की वैल्यू बोलो, आप बोलोगे n की वैल्यू है 3, l की वैल्यू है 0, तो रेडियल नोड कितनी आ गई जल्दी से बताओ। तो आप बोलोगे सर 3 - 0 - 1 विच इज 2। एंगुलर नोड या नोडल प्लेन, एस ऑर्बिटल में याद करो, एस ऑर्बिटल टुनटुन मौसी के लड्डू जैसा था, स्फेरिकल था, उसमें कोई नोडल प्लेन नहीं था। पी में याद करो एक नोडल प्लेन होता था, और डी में याद करो दो नोडल प्लेन होते थे,
और क्या यही इनकी एल की वैल्यू नहीं है? एस के लिए 0, एल के लिए 1, सॉरी एस के लिए 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2, एफ के लिए 3। तो ये तो फिक्स है, 0 डी के लिए 2, पी के लिए 1, कोई भी पी हो, है ना। ऐसे इधर आ जाओ, यहां क्या बोलोगे? 6 माइनस डी के लिए एल की वैल्यू 2 माइनस 1 3, यहां निकालो 2 माइनस 1 माइनस 1 0। कितना बढ़िया है ये। इन दोनों को जोड़ो 2, इन दोनों को जोड़ो 5, इन दोनों को जोड़ो 1, डायरेक्ट फॉर्मूले में लगाओ n माइनस 1, 3 माइनस 1 2, 6 माइनस 1 5, 2 माइनस 1 1। बोलो नोड निकालना सीख गए सब लोग? सब लोगों को नोड निकालना आया? ठीक है, सबको आ गया। तो ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ये आप लोगों को शीट में मिला होगा, ये आप लोगों को नीट के पीवाईक्यू में मिला होगा, ये आपको जेई मेन एडवांस के पीवाईक्यू में मिला होगा। लो कंप्लीट हो गया। ये वही चीज है जिसके लिए आप लोग मर रहे थे इतने दिनों से, खत्म। ठीक है, पर मुझे यह समझाना था कि ये 3 नोड क्यों, ये कहां से आई, तो वो समझ में आया कि ये रेडियल नोड क्यों, ये एंगुलर नोड क्यों, क्योंकि प्रोबेबिलिटी 2 आई थी, रेडियल और एंगुलर। और 2 क्यों आई? क्योंकि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स बने थे r थीटा फाई, r एंगल इंडिपेंडेंट था, थीटा रेडियल इंडिपेंडेंट था। ठीक है, चल आगे सुनो अब। अच्छा, अब ये जितनी भी चीजें लिखी हैं ये कुछ भी याद नहीं करनी है, कुछ भी नहीं। नोट्स में लिखना चाहो आपके ऊपर डिपेंड करता है, मन है लिखो, नहीं मन है मत लिखो, मैं ये भेज दूंगा आपको पीडीएफ, बस देखना है। क्या देखना है? आओ दिखाता हूं। अब मैंने कुछ ऑर्बिटल्स के लिए एंगुलर वेव फंक्शन लिखे हैं जो श्रोडिंगर खूब सुपर कंप्यूटर से कैलकुलेशन कर करके निकालता था, उसको देखो। और जो मैंने अभी चीजें तुम्हें बताई थी, सोचना क्या वो यहां पर लग रही हैं? जैसे ध्यान से समझो, एस ऑर्बिटल में कोई भी एंगुलर नोड नहीं है, है ना, 0 है ना एस ऑर्बिटल के लिए एंगुलर नोड। इसका मतलब एस ऑर्बिटल में केवल और केवल रेडियल नोड ही आएगी, कभी भी एंगुलर नोड नहीं आएगी, और आनी भी नहीं चाहिए क्योंकि एस ऑर्बिटल में कोई भी प्लेन पास नहीं हो रहा था, है ना। तो अगर आप उसका एंगुलर पार्ट लिखोगे, एंगुलर वेव फंक्शन वाला पार्ट, तो देखो उसमें ना थीटा आ रहा है ना पाई आ रहा है, ना थीटा आ रहा है ना पाई आ रहा है। देख लो ध्यान से, क्या है वैल्यू? 1/4 पाई पे पावर हाफ, बस खत्म। अच्छी बात है ना, यानी कि ये एंगल इंडिपेंडेंट है। इससे क्या समझ में आया? अगर एग्जाम में कोई एक रैंडम वेव फंक्शन दिया हो एंगुलर पार्ट का, और उसमें कोई भी थीटा फाई ना आ रहा हो, समझ जाना वो एस ऑर्बिटल का है, समझ जाना वो एस ऑर्बिटल का है। बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ो सर, आओ बढ़ते हैं। देख, अब मैंने पी के बनाए हैं, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। याद करो, एक्स की वैल्यू में साइन थीटा कॉस फाई दोनों आते थे, चेक कर लो नहीं तो पीछे जाके, नहीं तो देखो मैं दिखा देता हूं। साइन कॉस दोनों, वाई में साइन साइन और जेड में केवल कॉस। आओ देखो, ये देखो, एक्स में साइन कॉस दोनों, वाई में साइन साइन और जेड में केवल कॉस। सही है, तो इसको देखकर, केवल इतने पार्ट को देखकर आप ये पता लगा सकते हो कि कौन सा पी है, शुरुआत में क्या है, भाड़ में जाए। बोलो भाई, यहां तक इतनी बात समझ में आई? देखना सीखे कि नहीं? बस देखना सीखना है। जल्दी से यस सर लिखो अगर समझ में आया, नो सर लिखो नहीं आया। ठीक है, यस सर आ गया। बिल्कुल अटेंटिव होकर बैठना, अगर किसी के ख्यालों में गए तो गड़बड़ हो जाएगी सारी। बहुत अच्छे से। अब देखो, अब मैं तुम्हें कुछ रेडियल पार्ट दिखा रहा हूं, देख रहे हो कितने भयानक भयानक हैं ये रेडियल पार्ट, बट इससे डरना नहीं है ना, ये रटने हैं, कभी नहीं आएंगे ये एग्जाम में। ठीक, क्या समझना है वो सुनो। मैंने तुम्हें 1s का रेडियल पार्ट दिखाया है, क्या है ये? 2z/a0। z क्या है? z एटॉमिक नंबर, ठीक है। a0 क्या है? वही 0.529 एंगस्ट्रॉम, बोहर रेडियस। 3/2 e रेज टू द पावर माइनस सिग्मा अपॉन 2। ये सिग्मा क्या है? यहां लिखा है देखो, सिग्मा की वैल्यू है 2zr अपॉन n a0। यहां पर z एटॉमिक नंबर, n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और a0 है 0.529 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, अब पूछा क्या जाएगा? ऐसे दे देगा, पूछेगा r की किस वैल्यू पर
ये वेव फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाएगी। क्या पूछेगा? आर की किस वैल्यू पर ये वेव फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाएगी? चेक कर लेते हैं आओ। तो आर की वैल्यू 0 पुट करो इसमें। सर आर तो है ही नहीं। अरे है, तुम्हें दिख नहीं रहा है। देखो सिग्मा की वैल्यू क्या है? 2ZR अपॉन NA0। पुट कर दो उठा के सिग्मा, और फिर आर भी पुट कर देना। तो ऐसा समझ लो कुछ नहीं, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू e रेज टू द पावर माइनस आर आ जाएगा अगर इसको सॉल्व करोगे। ये सब तो कांस्टेंट है ना, ये तो कभी 0 हो ही नहीं सकता है ना। तो अगर आर की वैल्यू 0 करोगे तो e पे पावर 0 क्या आएगा? 1। e पे पावर 0 क्या आएगा? 1। अगर तुम्हें इसको 0 करना है तो r की वैल्यू को इनफाइनाइट करना होगा, और r इनफाइनाइट का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता। इसका मतलब R1s में कभी भी वैल्यू 0 नहीं आएगी। R1s की कभी भी वैल्यू 0 नहीं आएगी। R1s की कभी भी वैल्यू 0 नहीं आएगी। आगे हम ग्राफ भी पढ़ेंगे, अगर किसी ने पढ़ रखी हो तो उसने देखा होगा 1s का ग्राफ ऐसे चला जाता है। ये कहीं एक्स एक्सिस पर नहीं काट रहा, मतलब कहीं पर भी ये वैल्यू 0 नहीं आ रही। ठीक है ना? जिन्होंने नहीं पढ़े छोड़ दो अभी इसको, ये मैं आगे सिखाऊंगा अभी। पर ये जो मैं कंक्लूजन आपको बता रहा हूं ये याद रखेंगे आप, क्या कि R1s की वैल्यू कभी भी 0 नहीं आएगी किसी भी R पर। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ये समझ गए सर हम। अगली बात बताओ, अगली बात सुनो। 2p के लिए देखिए फंक्शन है पूरा, 2p के लिए ये पूरा फंक्शन है व्हाइट कलर से जो लिखा है। मैंने पूछा ये कब 0 होगा? तुमने कहा सर जब r की वैल्यू 0 हो जाए। जब r की वैल्यू क्या हो जाए? 0 हो जाए, क्योंकि सिग्मा क्या है? 2ZR अपॉन NA0। तो बोलो या तो सिग्मा की वैल्यू हो जाए 0 या फिर r की वैल्यू 0 हो जाए, तब ये वेव फंक्शन क्या हो जाएगा? तब ये वेव फंक्शन 0 हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है सर। इसका मतलब 2p वाला वेव फंक्शन किसी एक वैल्यू पर 0 होगा, वो भी कब? जब r की वैल्यू 0 हो। r की वैल्यू 0 होने का मतलब क्या है? न्यूक्लियस से डिस्टेंस ही नहीं है कोई। इलेक्ट्रॉन को जब न्यूक्लियस में घुसा दोगे तभी उसकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या है? 0 है। अरे वाह, ठीक है, और होनी भी चाहिए। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में कैसे घुस जाएगा भाई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 3p में देखते हैं। 3p में आओ, 3p में चेक करें। तो 3p में आपको समझ में आएगा कि 3p वाली जो वैल्यू है वो देखो, अब ये आपका वेव फंक्शन है। तो ये कब कब 0 हो सकता है? जब या तो सिग्मा 0 हो जाए या सिग्मा 4 हो जाए, क्योंकि 4 माइनस 4 0, या फिर सिग्मा 0 आ जाए। तो दो वैल्यू पर R3p क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बताओ भाई, इतना समझ में आया जल्दी से सब लोग? जल्दी से मुझे सब लोग बताएं। जल्दी बोलिए भाई, सारे लोग, जितने लोग प्रेजेंट हैं सारे यस सर आने चाहिए मेरे पास। ठीक है, वेरी गुड। चलिए, तो ये हमारे पास एक चीज समझ में आ गई, यानी कि हम ऐसे वेव फंक्शन देखकर हम ये पता लगा लेंगे कि ये कब 0 होगा, है ना? बढ़िया बात है। चलो ठीक है, आओ एक क्वेश्चन दिखाता हूं पहले मैं तुम्हें, तब आगे बढ़ूंगा। जरा मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग। कह रहा है मान लिया कि रेडियल नोड जो इस ऑर्बिटल में आई 2s में, वो किसी एक R0 वैल्यू पर आई, तो मुझे A0 की वैल्यू बताओ क्या होगी? मुझे A0 की वैल्यू बताओ क्या होगी? अब देखो कैसे करेंगे, ध्यान सुनना। आप बोलोगे सर अगर रेडियल नोड की बात करी है तो नोड वो पॉइंट होता है जहां पर प्रोबेबिलिटी 0 हो जाए, मतलब साई स्क्वायर 0 हो जाए, और साई स्क्वायर 0 है तो साई भी 0 होगा। साई स्क्वायर 0 है तो साई भी 0 होगा। इनडायरेक्टली वो मुझसे पूछना चाह रहा है कि इस A0 की वैल्यू क्या रखूं कि ये पूरा फंक्शन 0 हो जाए।
तो आप बोलोगे सर ये पूरा फंक्शन तभी जीरो होगा जब ये वैल्यू जीरो हो। क्या कहते हो गाइस? क्योंकि देख ये पूरा कांस्टेंट है और ये तो कभी जीरो होता ही नहीं है, तो तब जीरो होगा जब r इनफाइनाइट हो, और r इनफाइनाइट का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। तो ये वैल्यू तभी जीरो होगी जब ये पार्ट जीरो हो, और अगर ये पार्ट जीरो होना है इसका मतलब 2 माइनस r अपॉन ए नॉट की वैल्यू क्या कर दो, जीरो कर दो। तो इसका मतलब r की वैल्यू आ जाएगी 2a नॉट। यानी कि जब आपका डिस्टेंस होगा 2a नॉट, तब r की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। देखो एक बार सब लोग जल्दी से, क्या ये वाली चीज आप लोगों को समझ में आ गई? अगर आ गई है तो सब लोग जल्दी से यस यस लिख दें। ये क्वेश्चन ऐसा था, आर की वैल्यू निकालनी थी इन टर्म्स ऑफ ए नॉट। अगर ए नॉट की वैल्यू निकालनी तो r/2 हो जाती। ठीक है, आप सही कह रहे हो, पर ऐसा था क्वेश्चन, आर की वैल्यू निकालनी थी इन टर्म्स ऑफ ए नॉट। देखो इतना भयानक क्वेश्चन, आंसर आ गया, ये ऐसे ही होता है बस एग्जाम में। फाइंड द वैल्यू ऑफ r इन टर्म्स ऑफ ए नॉट, ये था क्वेश्चन। अब एक और देखते हैं। अच्छा ये आप रट लीजिए जरा। चलिए अगला ये है, इसको आप रटेंगे सब लोग, अपनी कॉपी में नोट करिए और इसको रट लीजिए। ये बस एक वेव फंक्शन में आपको रटवा रहा हूं, सब लोग इसको रट लें। एक वेव फंक्शन में आपको लिखवा रहा हूं, सब लोग इसको रट लीजिए। ये 1s के लिए है, हाइड्रोजन एटम के। चलिए आशा करते हैं आप लोगों ने लिख लिया होगा। एक क्वेश्चन और देखेंगे आप। चलो बताओ जल्दी से सब लोग, एन अवस्थी का क्वेश्चन है ये, लेवल 4 का। देखिए कितना गंदा और भयानक सा क्वेश्चन है। देखते हैं कौन सही आंसर बताएगा। जल्दी से सब लोग इसको सॉल्व करिए। नोट वोट बाद में करते रहना, अभी केवल सॉल्व करो। देखिए भाई, आपसे पूछा है मिनिमम एंड मैक्सिमम पोजीशन ऑफ रेडियल नोड फ्रॉम न्यूक्लियस आर। ठीक है, तो एक काम करते हैं, नोड पूछिए मतलब जहां पर साई 0 हो जाएगा। और साई 0 कब होगा, जब सिग्मा की वैल्यू आए 1, है ना। और जब सिग्मा स्क्वायर माइनस 8 सिग्मा प्लस 12 हो जाए 0, तभी तो आएगी। तो यहां से सिग्मा आ गया 1 और यहां से सिग्मा के फैक्टर निकाल लो। तो सोचो जरा ऐसी दो संख्याएं जिसका जोड़ने घटाने पे -8 आए और मल्टीप्लाई करने पे 12, तो 6 और 2 दिखाई दे रहे हैं मुझे। सिग्मा स्क्वायर -2 -6 सिग्मा प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर -2 सिग्मा -6 सिग्मा प्लस 12 इज इक्वल टू 0। आप लोग अपने हिसाब से सॉल्व करते रहो। तो ये आ जाएगा सिग्मा -2
और यहां से आ जाएगा 6 कॉमन, तो सिग्मा -2 बराबर 0 है ना। तो एक आ गया -6 कॉमन, सिग्मा -6 इज इक्व टू 0 और सिग्मा -2 इज इक्व टू 0, यानी कि सिग्मा की वैल्यू 6 आ गई और सिग्मा की वैल्यू 2 आ गई। देखो ये 3 वैल्यू आ चुकी है मेरे पास सिग्मा की, जहां जहां पर ये साइज 0 हो जाएगा। ठीक है, अच्छी बात है। अब क्या करें सर, सिग्मा की वैल्यू तुम्हें दे रखी है, यहां पुट कर दो तो यहां से आर की वैल्यू आ जाएगी। तो देखो पुट करते हैं यहां पे, तो 2ZR अपॉन A0 की वैल्यू है 1, 2ZR अपॉन A0 की वैल्यू है 1, तो R की वैल्यू हो जाएगी A0 अपॉन 2Z। देखो भाई ऐसे यहां आ जाओ, यहां पर R की वैल्यू हो जाएगी 6A0 अपॉन 2Z, यानी कि 3A0 अपॉन Z। और यहां से हो जाएगी R की वैल्यू A0 अपॉन Z। देखो भाई सही है ना। तो मिनिमम वैल्यू आ रही है A0 अपॉन 2Z और मैक्सिमम वैल्यू आ रही है 3A0 अपॉन Z। सी आंसर हो जाएगा। देख लीजिए भाई सब लोग, अच्छा सवाल, क्यूट सवाल। ठीक है जी, आया क्या सबको समझ? जल्दी से बताइए, यस नो यस नो यस नो, जल्दी बोलिए तुरंत। जल्दी से यस नो बताइए, जितना जल्दी आप लोग बताएंगे उतना ज्यादा एग्जाम्पल करा पाऊंगा मैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ और बातें मेरा आपको बताने का दिल कर रहा है, वो भी बता ही देता हूं मैं आपको। चलो आओ, जैसे मैंने अभी आपको ये वाले दिखाए थे वेव फंक्शंस, इनमें आप लोगों ने सब चीजें पता लगाई। ऐसी देखो और भी देख सकते हो, जैसे देखो ये है 2s के लिए, तो 2s के लिए जब सिग्मा की वैल्यू 2 हो जाएगी तो देखिए 0 हो जाएगा पूरा, सही है ना। ऐसे यहां पर ये देखो, इसको सॉल्व करोगे तो 2 वैल्यूज आ जाएंगी, तो 3s के लिए 2 वैल्यू आ गई। 3d के लिए देखो, 3d के लिए आप बोलोगे जब सिग्मा की वैल्यू 0 होगी बस तभी केवल 0 होगा, है ना। ठीक है, समझ गए आप। चलो आगे बढ़ता हूं मैं, ये कुछ भी आपको याद नहीं करना, एक भी वेव फंक्शन, सारे दिए जाएंगे आपको क्वेश्चन में। ग्राफ पर आते हैं, ग्राफ पर। अब देख 3 तरीके के ग्राफ है अपने सिलेबस में। पहले मैं शुरुआत के 2 ग्राफ सिखा रहा हूं, आर वर्सेस आर का, आर स्क्वायर वर्सेस आर का। जब मैं लिख रहा हूं आर वर्सेस आर तो तुम इसको साई वर्सेस आर भी समझ सकते हो, और जब मैं लिख रहा हूं आर स्क्वायर वर्सेस आर तब तुम इसको साई स्क्वायर वर्सेस आर भी समझ सकते हो। ठीक है ना। इस आर को और वर्सेस वाला जो आर है, कंफ्यूज मत होना, वो वर्सेस वाला आर है, ये वाला आर। यानी कि जैसे जैसे मैं न्यूक्लियस से डिस्टेंस आर इंक्रीज करूंगा तो साई पे क्या फर्क पड़ेगा और साई स्क्वायर पे क्या फर्क पड़ेगा, अब हम उसका ग्राफ बनाने जा रहे हैं। ठीक है ना। तो फिर सर आपने साई और साई स्क्वायर को ये आर और आर स्क्वायर से क्यों लिखा है? क्योंकि जो हम ग्राफ बनाते हैं बेटा, हमारे सिलेबस में एंगुलर वाले ग्राफ नहीं है, हमारे सिलेबस में केवल रेडियल वाले ग्राफ हैं। आप समझना इस बात को। आपने ये शायद ये सब रीजन अगर आपने ग्राफ सीखे तो ये नहीं पढ़े होंगे। इसीलिए ग्राफ कितनी जगह पर काटेगा ये हम रेडियल नोड निकाल के पता करेंगे। अभी समझाता हूं, पहले ये समझ लो कि अब हम ग्राफ किसके बीच में बनाने वाले हैं, साई वर्सेस आर और साई स्क्वायर वर्सेस आर। अब ये सेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट, रेडियल नोड एंगुलर नोड के बाद अब ये सेक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। बीच में ये जो पढ़ाया इंपॉर्टेंट सब है, पर वो नीट या जेई की दृष्टि से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये है। तो अब सुनो मेरी बात, साई और साई स्क्वायर का ग्राफ बनाने सिखाने जा रहा हूं, है ना। कुछ ट्रिक बताऊंगा, ट्रिक भी याद कर लेना, फिर उसको कंसेप्ट से भी समझा दूंगा। ग्राफ लेकिन ट्रिक से बनाना सीखेंगे। तो ट्रिक क्या है पहले वो सुनो, ट्रिक सुनो, ट्रिक अभी इसको बाद में लिखेंगे, है ना। एस का ग्राफ हमेशा ऊपर से शुरू होगा, एस का ग्राफ
हमेशा ऊपर से शुरू होगा, लिख लो मेरे साथ ये ट्रिक। एस का ग्राफ हमेशा ऊपर से शुरू होगा, ऊपर कहां से अभी बाद में बताऊंगा। पीडीएफ का ग्राफ हमेशा 0 से शुरू होगा, लिख लो ये सब बातें। एस का ग्राफ हमेशा ऊपर से शुरू होगा, पीडीएफ का ग्राफ हमेशा 0 से शुरू होगा, ठीक। एक्स एक्सिस पर उतनी बार काटेंगे जितनी रेडियल नोड हैं, एक्स एक्सिस पर उतनी बार काटेंगे जितनी रेडियल नोड हैं, ठीक। और क्या है अगला लिखो, अगला पॉइंट, साई स्क्वायर का ग्राफ कभी भी नेगेटिव में नहीं जाएगा, प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होती। साई स्क्वायर का ग्राफ कभी भी नेगेटिव में नहीं जाएगा, और साई का ग्राफ पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में चला जाएगा। साई स्क्वायर का ग्राफ कभी भी नेगेटिव में नहीं जाएगा, और साई का ग्राफ पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में चला जाएगा। बस अब आओ बनाते हैं। सबसे पहले 1s के लिए ग्राफ, तो सबसे पहला काम साई वर्सेस आर का ग्राफ या आर वर्सेस आर का ग्राफ, ठीक है। 1s के लिए रेडियल नोड निकालो 1s में, आप बोलोगे 1 माइनस एल माइनस 1 बराबर 0, यहां निकाल लो n माइनस एल माइनस 1 बराबर 0, सॉरी n माइनस एल माइनस 1 बराबर, ये देखो सही है, ये रेडियल नोड निकाल ली। अब s का ग्राफ ऊपर से शुरू होगा, ऊपर बोले तो इनफाइनाइट से आएगा कहीं से, ऊपर बोले तो इनफाइनाइट से आएगा कहीं से, ऊपर बोले तो इनफाइनाइट से आएगा कहीं से। एक्चुअली लोग साई क्यों नहीं लिखते, देखो साई लिखना अच्छी बात नहीं है, क्यों, क्योंकि साई जब तुम लिख रहे हो तो साई में एक्चुअल में रेडियल और एंगुलर दोनों पार्ट आते हैं। तो अगर तुम साई लिख रहे हो तो वैसे कायदा कहता है साई आर लिखो, ताकि कंफ्यूजन खत्म हो जाए कि तुम केवल रेडियल पार्ट का कर्व बना रहे हो, एंगुलर का नहीं, है ना। पर ठीक है, लोग लिख देते हैं। अब एस का ग्राफ कहां से शुरू होगा, इनफाइनाइट से, ठीक है। और काटेगा कितनी बार, एक भी बार नहीं काटेगा, तो ऐसे निकल जाएगा, देख काटेगा एक भी बार नहीं। अभी कंफ्यूजन हो रहा हो, अभी और दिखा रहा हूं, ध्यान से देखते रहो। अब यहां कितनी बार काटेगा, एक बार, तो देख ऊपर से आएगा, ऐसा है ना, तो ऊपर से आएगा और एक बार काट के यूं निकल जाएगा। अभी भी समझ नहीं आया होगा, अभी और कंफ्यूजन हुआ होगा, रुक जाना, सारे दिखाऊंगा, अभी पहले सारे देखो फिर बना लेना, इसमें टाइम दे दूंगा। पी का ग्राफ कहां से शुरू होगा, 0 से, काटेगा एक भी बार नहीं, काटा एक भी बार नहीं। अरे सर फिर से और कंफ्यूजन हो गया, अभी रुको, आराम से। 3s, देख अब कंफ्यूजन दूर होना शुरू होगा। पहले नोड निकालो, नोड 3 माइनस 0 माइनस 1, 2 नोड आ गई। 3 माइनस 1 माइनस 1, एक नोड आई। 3 माइनस 2 माइनस 1, 0 नोड आई। आओ ग्राफ बना रहे हैं, अब ध्यान से देखना, साई वर्सेस आर का या आर वर्सेस आर का। एस का ग्राफ है, कहां से शुरू होगा, ऊपर से, और कितनी बार काटेगा, 2 बार। देखो आओ, 1 2, बस निकल गया, इनफाइनाइट पे निकल गया ये। अब 3p का कितनी बार काटेगा, आपने बोला एक बार, ध्यान से देखना, ध्यान से, एक बार काटा। अब कंफ्यूजन दूर होने लगा होगा। डी का एक भी बार नहीं काटेगा, और शुरू कहां से होगा, 0 से। और देख लो, और देखो, और कौन सा बना दूं, 4d देख लो, 5s देख लो, चलो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। और चाहो तो तुम 6p भी देख लो, चलो 4d में 4 माइनस 2 माइनस 1 एक आई, 5 माइनस 0 माइनस 1 4 आ गए, 6 माइनस 1 माइनस 1 इसमें भी 4 आ गए। चलो आओ देखो, 4d का बना रहा हूं, कितनी बार काटना है, एक बार, 0 से शुरू होगा, एक बार काटेगा, ऐसे निकल जाएगा। यहां देखो, यहां 4 बार काटेगा। अब यहां देखने वाली चीज है, मजेदार चीज, देखो ये 0 है, 0, ठीक है।
देख ऊपर से आएगा, ऊपर से 4 बार काटना है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। एक चीज और, उस रूल में एक और चीज बढ़ाओ, पहाड़ की हाइट छोटी होती जाएगी, देख लो पहाड़ की हाइट छोटी होती जाएगी। 6p की जगह चलो 6p बना देता हूं। 6p देखो, अब ये भी 4 बार ही काटेगा, लेकिन ये शुरू कहां से होगा, 0 से। 1 2 3 4, 1 2 3 4। देख लो भाई, पहाड़ की हाइट छोटी होती जाएगी। चलो जल्दी से बताओ, आर वर्सेस आर के ग्राफ सबको समझ में आए? जल्दी से बोलो, आर वर्सेस आर के ग्राफ सबको समझ में आए क्या? फिर अभी क्वेश्चंस भी करेंगे, पर पहले जल्दी से बताओ मुझे, आर वर्सेस आर के ग्राफ सबको समझ में आए? जल्दी जल्दी लिखो, जल्दी जल्दी, बहुत कुछ पढ़ना है अभी। जल्दी बोलो। ठीक है, चलो भाई, यस सर यस सर यस सर, ओके बढ़िया। चलिए आइए अब अगले ग्राफ देखते हैं, साई स्क्वायर वर्सेस आर के या आर स्क्वायर वर्सेस आर के। अब देखो आर स्क्वायर वर्सेस आर के ग्राफ कैसे होंगे। बस अब तुम्हें क्या याद रखना है, ग्राफ नेगेटिव में नहीं जाएगा, जब नेगेटिव में जाए तो उसी को पलट के ऊपर कर देना, उसी को पलट के उसका रिफ्लेक्शन ऊपर बना देना। देखो बना रहा हूं मैं यहां पर, आर स्क्वायर वर्सेस आर, या लिखो साई स्क्वायर आर वर्सेस आर, ये तो एज इट इज रहेगा, इसमें कोई टेंशन नहीं है। लेकिन ये ग्राफ कैसा हो जाएगा, ध्यान से देखना, डिंग डोंग। देख इधर आओ, इधर, ये ऐसा ही रहेगा। देख लो भाई, ठीक है। अगला देखो, अगला 3s के लिए, 3s के लिए 3s ऊपर से आया, देख लो भाई। अगला अगला, पहाड़ छोटा होना है, पहाड़ 0 से शुरू होगा, एक बार काटा, निकल गया। अगला ये एज इट इज रहेगा, देख लो भाई, ठीक है ना। अब ये ग्राफ बन कैसे रहे हैं, जो अभी तुमने वेव फंक्शन पढ़े ना, वहीं से बन रहे हैं। देख मैं दिखाता हूं, एक दिखा देता हूं बस। 3s देख लो, नहीं 3s मत देखो, ये देख लो 3p। 3p में ध्यान से देखो, 2 बार इसने 0 किया है फंक्शन को। कब? एक तो r बराबर 0 मतलब न्यूक्लियस पर ही, और एक जब सिग्मा की वैल्यू 4 आई तो वहां से कुछ r की वैल्यू आई होगी। मतलब मोटी मोटी बात ये समझो, 3p का ग्राफ 2 बार 0 होगा, एक तो ओरिजिन पर और एक किसी डिस्टेंस r पर। आओ देखते हैं, 3p निकालते हैं। 3p ये रहा, देख, एक तो 0 पे 0 हुआ और एक किसी डिस्टेंस r पर हुआ। तो क्या उस इक्वेशन से r निकाली जा सकती है, यानी कि ये कौन सी डिस्टेंस है, निकाली जा सकती है, वो मैंने तुम्हें निकालना सिखा दिया। तो ये साई स्क्वायर के ग्राफ हो गए, ठीक है। और सुनो, और भी है क्या? अरे वाह, आओ यहां आओ, तो ये हो जाएगा डिंग डोंग। अगला देखो, कितनी बार काटना है, 1 2 3 4, ओहो, 1 2 3 4, ठीक है। इसमें देखो कितनी बार काटना है, 1 2 3 4, काटो भैया, 0 से शुरू करो, 1 2 3 4, ये लो, देख लो सब लोग देख लीजिए भाई, ये आपके साई स्क्वायर के ग्राफ हो गए।
जल्दी से लिख के बताओ, यहां तक सारे ग्राफ आपको समझ में आए? यहां तक किसी को कोई समस्या? यहां तक बताओ भाई, क्या होगा इसका आंसर? चलिए, अयान जी का आंसर आया है सी, एक आंसर सी आया है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, ठीक है, यानी कि साई स्क्वायर वाले ग्राफ की बात कर रहा है, एक्सेप्ट एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस। ओके, कह रहा है 1s ऑर्बिटल के लिए क्या कभी वो जीरो हो सकती है? हाँ जीरो होती है ना, लेकिन इनफाइनाइट पे होती है। 1s का भी ग्राफ बनाया था हम लोगों ने। 1s का ग्राफ कैसा था? ऐसा। तो कहां जाके जीरो होगी? कहीं इनफाइनाइट पे जाके जीरो होगी, पर वो इनफाइनाइट पे तो मांग ही नहीं रहा मेरे से, तो ये स्टेटमेंट तो क्या हो गया? गलत। क्या पूछा है? करेक्ट पूछा है। ठीक, अगला देखो, इट कैन बी नेगेटिव फॉर 2p। 2p के लिए n माइनस एल माइनस वन की वैल्यू क्या आई थी? तो 2 माइनस 1 माइनस 1 यानी कि 0। तो क्या कभी ये नेगेटिव हो सकता है? नहीं यार, ये तो ऐसा आएगा ना, ये नेगेटिव तो नहीं हो सकता, तो ये भी गलत ही है। ओके, ये भी गलत है भाई, ये नेगेटिव नहीं हो सकता, ये हमेशा पॉजिटिव में ही रहेगा। और साइज पर तो वैसे भी कभी नेगेटिव नहीं होता, कैसी बात कर रहे हैं हम लोग। इट कैन बी 0 फॉर 3p ऑर्बिटल। अच्छा, 3p के लिए कैसा ग्राफ आएगा? 3p में एक बार काटेगा, है ना, ऐसा आ जाएगा। एक बार 0 हो सकता है, यस, इट कैन बी 0 फॉर 3p ऑर्बिटल। ओके, तो ये क्या है? अच्छा, सत्य पूछा है, हाँ तो ये सत्य है, ठीक है, ये सही है, सी सही है। अगला बोल रहा है इट कैन नेवर बी 0 फॉर 2s ऑर्बिटल। ये तो बहुत ही गलत बात है भाई। 2s के लिए कैसा आएगा ग्राफ? ऐसा आएगा, एक बार काटेगा 2s में, तो आंसर सी हो जाएगा। बिल्कुल सही है अयान जी का आंसर। बताइए भाई बाकी लोग, क्या सबको सी समझ में आ गया? कैसे आया? सब लोग जल्दी से बताएंगे भाई। जितनी जल्दी रिस्पॉन्स दोगे उतना ज्यादा सिखा पाऊंगा मैं तुम्हें, और उतने ज्यादा क्वेश्चन करा पाऊंगा। चलो जल्दी से ये बताओ, अब सबके आंसर आने चाहिए। हमें बताना है करेक्ट स्टेटमेंट इनमें से कौन कौन से हैं। करेक्ट स्टेटमेंट इनमें से कौन कौन से हैं, जल्दी से बताओ। नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट्स आर, फॉर 1s ऑर्बिटल द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज मैक्सिमम एट द न्यूक्लियस। बिल्कुल, 1s के लिए ग्राफ कैसा आ रहा है? ऐसा। जब r बराबर 0 पर हो तब देखो मैक्सिमम डेंसिटी मिल रही है, और r बराबर 0 का मतलब क्या हो गया? आप न्यूक्लियस में घुस गए साहब। तो ये बहुत मस्त बात है कि 1s ऑर्बिटल के लिए प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मैक्सिमम होती है, कहां पर? न्यूक्लियस पर। तो ये स्टेटमेंट तो सही है, सत्य है साहब। अगला, फॉर 2s ऑर्बिटल द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फर्स्ट इंक्रीज टू मैक्सिमम देन डिक्रीज शार्पली टू 0। तो जरा देख लेते हैं 2s के लिए कैसा रहता है ग्राफ। 2s के लिए ऊपर से शुरू होता है, एक बार काट के 0 की तरफ चला जाता है। तो पहले डिक्रीज होता है फिर बढ़ता है, लेकिन ये कह रहा है कि पहले इंक्रीज होता है। ना ना ना, ये तो गलत कह रहे हो साहब, ये गलत है। आगे देखो, बाउंड्री सरफेस डायग्राम ऑफ ऑर्बिटल्स एनक्लोजेस अ रीजन ऑफ 100% प्रोबेबिलिटी। अरे भैया, हाइजेनबर्ग की आत्मा आ जाएगी, गलत है ये। अगला, p एंड d ऑर्बिटल हैव 1 एंड 2 एंगुलर नोड। हाँ, इसके लिए l की वैल्यू 1, इसके लिए 2, ठीक है। एंड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ p ऑर्बिटल इज 0 एट द न्यूक्लियस। हाँ, p का ग्राफ 0 से शुरू होता है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। दो आंसर सही है, वेरी गुड। ठीक है, देखो अब आंसर आ रहे हैं भाई, बढ़िया, ठीक, ए एंड डी सही है। अगला सवाल, ये हम कर चुके हैं। अगला सवाल चलिए करिए, 2025 जेई का सवाल अटेम्प्ट करें, आंसर बताएं। इनकरेक्ट बताना है, ओके। 1s के लिए
तो ये तो सही है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मैक्सिमम है न्यूक्लियस पर, तो ये हमारा आंसर नहीं है। ठीक है, अगला देखो, द इलेक्ट्रॉन कैन बी फाउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 2a0 फ्रॉम द न्यूक्लियस। अच्छा क्वेश्चन है, करो करो जरा, देखे कौन सही आंसर बताएगा इसका। जल्दी से सही आंसर बताइए मेरे को इसका। पहला सही है ये मैंने बता दिया, तुम्हें इनकरेक्ट बताना है, इनकरेक्ट। आंसर लिखो जल्दी से, समय का अभाव है, जितना जल्दी आप लोग आंसर लिखेंगे उतना ज्यादा मैं आपको सिखा पाऊंगा। जल्दी से सब लोग लिखिए। ठीक है, कुछ कुछ आंसर आ रहे हैं मेरे पास, एक आंसर डी आया है। ठीक है, आइए देखते हैं। द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम व्हेन इट इज एट अ डिस्टेंस a0 फ्रॉम द न्यूक्लियस। ओके, अच्छा आइए चलिए, पहला तो सही है स्टेटमेंट, द इलेक्ट्रॉन कैन बी फाउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 2a0 फ्रॉम द न्यूक्लियस। अरे भैया 1s के लिए देखो ग्राफ कैसा आया है, ऐसा आया है ना, तो 1s के लिए आप इलेक्ट्रॉन को हमेशा कहीं तो पाओगे। 2a0 डिस्टेंस, ठीक है, 2a0 डिस्टेंस पे भी मिलेगा, a0 पे भी मिलेगा, a0/2 पे भी मिलेगा, हर डिस्टेंस पे मिलेगा। क्यों मिलेगा हर डिस्टेंस पर? अरे साहब कहीं जीरो ही नहीं है, क्योंकि वो कहीं पर भी जीरो नहीं है, तो हर डिस्टेंस में मिलेगा, टेंशन ही खत्म। ठीक है, इसका मतलब बी स्टेटमेंट भी सही है, 2a0 डिस्टेंस में मिलेगा, हाँ मिलेगा, क्योंकि वो तो हर डिस्टेंस में मिल रहा है। द वैलेंस ऑर्बिटल इज स्फेरिकली सिमेट्रिकल, हाँ ये भी सही है, तो हारे को हरि नाम, आंसर डी ही गलत है। क्यों? क्योंकि टोटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन की जीरो होगी आर बराबर इनफाइनाइट पर। याद करो, जब इलेक्ट्रॉन से इनफाइनाइटली दूरी पर चला जाता है इलेक्ट्रॉन, तब जाके क्या होता है, मैक्सिमम एनर्जी होती है। जितना पास आता जाएगा एनर्जी मिनिमम होती जाएगी, और फर्स्ट शेल में सबसे मिनिमम होती है। सही है, तो ये गलत है स्टेटमेंट, तो यही हमारा आंसर है। चलिए भाई, ये हमने आपको रटवा दिया है, ये हमने कर लिया है। चलो अब एक चीज और बताऊंगा, इसको सीखेंगे। इसको समझिए जरा, रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ये क्या भला है? देखो, अब मेरा मन है कि ये मेरा न्यूक्लियस है, अभी तक मैं एक पॉइंट पर निकाल रहा था कि इस पॉइंट पर नोड बताओ, है ना, जिसको हमने रेडियल नोड बोला था। अब मेरा मन है कि इस रेडियस पर एक छोटी सी शेल बना ले रहा हूं मैं, स्फेरिकल शेल। इस पूरे एरिया में बताओ मेरे को कि क्या होगा नोड का वैल्यू, या क्या होगा रेडियल नोड का वैल्यू। ठीक है ना, फिर से समझो मैंने क्या बोला। अभी तक हम लोग जो नोड निकाल रहे थे, या अभी तक जो हम लोग प्रोबेबिलिटी निकाल रहे थे, वो एक पॉइंट पर निकाल रहे थे। अब हम पूरे एक रीजन में निकालेंगे, तो रीजन में कैसे निकालेंगे जरा वो सीखते हैं। उसी के लिए एक फंक्शन आएगा जिसको हम बोलेंगे रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। आओ जरा समझो इसको। एक मैंने शेल बनाई है, स्फेरिकल शेल, है ना। कैसे बनाई है? पहले मैंने एक स्फीयर बनाया है आर रेडियस का, बीच में न्यूक्लियस है। फिर मैंने एक और स्फीयर बनाया है आर प्लस डी आर रेडियस का। तो ये जो बीच में ये जो शेल बनी है, इसकी मोटाई है डी आर। इसकी मोटाई कितनी है? डी आर। ठीक है, अब मुझे सबसे पहले इस शेल का एरिया चाहिए, तो वो कैसे निकालूंगा? ये फिजिक्स में बहुत आएगा तुम्हारा, जब तुम क्या पढ़ोगे, रोटेशन पढ़ोगे। तो देखो, सबसे पहले इस स्फीयर का एरिया कितना होगा, इस स्फीयर का वॉल्यूम कितना होगा? आप बोलोगे इसका वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यूब। और इस बड़े वाले स्फीयर का क्या होगा? 4/3 पाई आर प्लस डी आर का क्यूब, क्योंकि बड़े वाले स्फीयर की रेडियस है आर प्लस डी आर। तो अगर मैं बड़े वाले स्फीयर में से छोटे वाले स्फीयर का वॉल्यूम घटा दूं, तो मुझे बीच वाली शेल का वॉल्यूम मिल जाएगा। तो वही मैंने किया, बड़े वाले स्फीयर के वॉल्यूम से
छोटे वाले स्फीयर के वॉल्यूम को घटा दिया। a प्लस बी का होल क्यूब बचपन में आपने पढ़ा होगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, वो मैंने खोल दिया है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, एक बात समझो, मान लो तुम्हारे पास एक वैल्यू है छोटी छोटी वैल्यू, जैसे 10 पे पावर -3, अगर तुम इसका स्क्वायर करोगे तो ये और छोटी हो जाएगी, अगर तुम इसका क्यूब करोगे तो ये और भी ज्यादा छोटी हो जाएगी। बोलो भाई, तो सेम काम यहां हुआ। dr का मतलब है बहुत छोटी डिस्टेंस, अगर तुम उसका क्यूब करोगे या तुम इसका स्क्वायर करोगे तो वो और छोटी हो जाएगी। और छोटी होने का मतलब है अब वो इतनी छोटी हो गई कि उसके कोई महत्व नहीं है, आप उसको नेग्लेक्ट कर सकते हो। तो मैंने नेग्लेक्ट कर दिए हायर टर्म्स को, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, तो बचा क्या, r क्यूब प्लस 3r स्क्वायर dr। ठीक है, बाकी सब एज इट इज उतार कर रख दिया। अब देख, अगर ये अंदर जाएगा तो 4/3 पाई r क्यूब से 4/3 पाई r क्यूब कट जाएगा, इधर अंदर जाएगा तो 3 से 3 कटेगा, ये बन जाएगा 4πr स्क्वायर dr। ठीक है ना, क्या बन गया, 4πr स्क्वायर dr। तो ये मेरे पास क्या आ गया, स्फेरिकल शेल का वॉल्यूम आ गया। ठीक है, ठीक। अब किसी पॉइंट पर प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते थे, साई स्क्वायर। तो किसी वॉल्यूम में प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कैसे निकालेंगे, याद करो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। एक वॉल्यूम, अगर पेज पलट के देखोगे आप तो आपको पता लगेगा, एक पॉइंट पर प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला था साई स्क्वायर, और किसी वॉल्यूम में प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला था साई स्क्वायर इंटू डीवी। देख लो जरा, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में मैंने आपको बता रखा है, दूसरे वाले लेक्चर में बताया था, उसके आपके नोट्स में लिखा होगा। तो वही किया मैंने, साई स्क्वायर इंटू डीवी। डीवी कितना आया, 4πr स्क्वायर dr। तो दिस इज द इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी इन व्हाट, spherical shell having thickness dr at a distance r from the nucleus which is regardless of the direction। मतलब मैंने इसमें भी एंगुलर पार्ट को इंक्लूड नहीं किया है। ठीक है, केवल किसको किया है, रेडियल पार्ट को। और एक नई प्रोबेबिलिटी निकालने जा रहे हैं, मतलब आप समझ गए, एक नई नोड भी आने वाली है। खैर आगे बढ़ते हैं, तो हमारे पास इसी को बोलते हैं रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन विच इज 4πr स्क्वायर, और इसको मैंने बोल दिया r स्क्वायर r। साई स्क्वायर r को मैं क्या लिख सकता हूं, r स्क्वायर r। सर ये dr कहां गया, dr के रेस्पेक्ट में तो मैं बनाऊंगा ना ग्राफ, dr के रेस्पेक्ट में तो मैं ग्राफ बनाऊंगा कि r की वैल्यू चेंज हो रही है तो रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पे क्या फर्क पड़ रहा है ना, तो वो फंक्शन कितना है, इतना है। अब अगर तुम बड़े ध्यान से देखो तो न्यूक्लियस पर अगर r की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। न्यूक्लियस पर अगर आप हो, इसका मतलब आप न्यूक्लियस से बिल्कुल भी आगे नहीं चले, मतलब r की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। और अगर r की वैल्यू 0 हो गई तो ये पूरा फंक्शन भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि अब ये जो कर्व बनेगा rpdf का, ये s p d f चारों के लिए 0 से शुरू होगा। ये चारों के लिए कहां से शुरू होगा, 0 से शुरू होगा। क्यों होगा 0 से शुरू, क्योंकि इस फंक्शन में r आ रहा है, और अगर r न्यूक्लियस पर s के लिए भी 0 होता है, p के लिए भी 0 होता है, d के लिए भी 0 होता है, और f के लिए भी 0 होता है। क्योंकि अगर आप न्यूक्लियस पे हो, मतलब आप चले ही नहीं हो आगे, और चले ही नहीं हो तो सबके लिए rpdf क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, पहली चीज। तो सारे ग्राफ 0 से शुरू होंगे। और इसमें क्या होगा, जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाओगे, चूंकि r की वैल्यू बढ़ेगी, जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाओगे तो r की वैल्यू बढ़ेगी, तो rpdf की वैल्यू भी बढ़ेगी, तो इसमें पीक्स बड़े होते जाएंगे। अभी क्या हो रहा था, पीक्स छोटे हो रहे थे, अब पीक क्या होंगे, अब पीक बड़े होंगे। ठीक है, अच्छी बात है। आइए ग्राफ बनाते हैं। काटेगा कितनी बार, वही जो रेडियल नोड है, तो 1s के लिए एक बार काटेगा, लो सब काट दिया। अच्छा, और देखो इसमें साई स्क्वायर है, तो ये ग्राफ कभी भी नेगेटिव में नहीं जाएगा। आगे देखो 2s के लिए कितनी बार काटेगा साहब, आप बोलोगे एक बार, काट दिया, पीक बड़ी हो गई। 2p में कितनी बार काटेगा साहब, आप बोलोगे एक भी बार नहीं, क्योंकि रेडियल नोड क्या है, 2 - 1 - 1 0, 2 - 0 - 1 1, 1 - 0 - 1 0। इधर आ जाओ,
3s के लिए बनाओ, तो 3s के लिए कितनी बार काटेगा? 3s के लिए काटेगा साहब 2 बार। याद रखना ये ग्राफ किस किस के बीच में बन रहा है वो भी लिख लेना। 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर वर्सेस आर, 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर वर्सेस आर, 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर वर्सेस आर, 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर वर्सेस आर। तो 3s को कितनी बार काटेगा? 3s में काटा काटी होगी आपकी 2 बार। तो 0 से शुरू करो, 1 बार, 2 बार, और ये ऐसे 3p में 3 माइनस l माइनस 1 आएगा। काटो साहब 1 बार। 3d में 3 माइनस 2 माइनस 1 0, कितनी बार? 1 भी बार नहीं। तो देखो 1s 2p 3d और सेम आप बनाओ 4f। हर शेल का जो सबसे आखिरी वाला ऑर्बिटल है या आखिरी वाली सब शेल है उनके ग्राफ सेम आए। जैसे s1 से ही शुरू होता है, p2 से ही शुरू होता है, d3 से ही शुरू होता है, f4 से ही शुरू होता है, फिर g5 से ही शुरू होता है, सबके ग्राफ सेम आएंगे। देख लो, ठीक है? अच्छा जी, ओके, बढ़िया बात है। आगे बढ़ते हैं। तो ये ग्राफ समझ में आ गए? देख लो भाई, ये सारे ग्राफ कंप्लीट हो गए हमारे। 3 तरीके के ग्राफ थे अपने सिलेबस में। अगर सबको ग्राफ समझ में आ गए हैं तो जल्दी से लिख दो यस सर, यस सर, यस सर। क्या सबको ग्राफ क्लियर है? जल्दी बोलिए भाई, क्या सबको ग्राफ क्लियर है? अब देखो, जैसे अगर तुम इस ग्राफ को देखो तो इस ग्राफ में 3 आर ऐसी हैं जहां पर प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम आ रही है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी कहां आई है? इस आर पर। तो इसको बोलते हैं आर मैक्स। ऐसे इसके लिए क्या हो गया? आर मैक्स। इसके लिए यही हो गया आपका आर मैक्स। तो इस आर मैक्स को भी निकाल सकते हो तुम। कैसे निकालते हो? मैक्सिमा और मिनिमा तुम लोगों ने बेसिक मैथ्स में भी सीखा होगा और गणित में भी सीखा होगा। किसी भी चीज का अगर आपको मैक्सिमा निकालना है तो उसका एक बार डिफरेंशिएशन करके 0 के पुट कर दो इक्वल। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आर मैक्स निकालना है तो मैं क्या करूंगा? आरपीडीएफ का डिफरेंशिएशन करूंगा विद रिस्पेक्ट टू आर और उसको 0 के पुट कर दूंगा इक्वल। ठीक है, आओ एक करके दिखाता हूं मैं आपको। जैसे मैंने 1s ऑर्बिटल लिया तो आरपीडीएफ की वैल्यू क्या होती है? 4 पाई आर स्क्वायर आर। अब ये तो मुझे पता है, ये मुझे नहीं पता होता, ये मुझे पता रखना भी नहीं है, क्वेश्चन में दिया जाएगा। तो मान लो तुम्हें 1s के लिए दिया गया आर स्क्वायर आर की वैल्यू होती है ये। किसकी वैल्यू होती है? आर की, सॉरी, आर की वैल्यू होती है ये। तो तुमने इसका कर दिया स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर बाहर लिखा रहने दिया, डी ओवर डी आर बराबर 0 रख दिया तुमने। ध्यान से देखते रहना। अब बड़े ध्यान से सुनना, देखो इस पूरे पार्ट का स्क्वायर करने जा रहा हूं तो 2 का स्क्वायर हो गया 4। ठीक है, 2 का स्क्वायर हो गया 4, ये रहा 4, ये 4। ठीक, z अपॉन ए नॉट पे पावर 3/2 है, इसका स्क्वायर करोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो z अपॉन ए नॉट पे पावर बचेगा 3। e पे पावर है माइनस सिग्मा बाई 2, 2 से 2 कट जाएगा, e पे पावर बचेगा माइनस सिग्मा बराबर 0। ठीक है, बस अभी डिफरेंशिएशन नहीं किया, अभी d ओवर डी आर वैसे ही लिखा हुआ है। अच्छा, अब कुछ कुछ इसमें से कांस्टेंट है, क्या क्या? 4 पाई और ये नहीं, सॉरी, 4 पाई और 4 पाई और 4, इतना क्या है आपका? कांस्टेंट है। अगर ये कांस्टेंट है तो मैंने इसको क्या किया? इसको हटाया और 0 में भेज दिया।
इसको हटा के मैंने कहां भेज दिया, 0 में भेज दिया। ठीक है, बढ़िया बात है। और क्या क्या कांस्टेंट है, देखो ये भी तो कांस्टेंट है, z अपॉन a नॉट पे पावर 3, क्योंकि z एक एटॉमिक नंबर है, हाइड्रोजन के लिए 1 हो गया और a नॉट 0.529, तो ये सब हटा के मैंने 0 में भेज दिया, हटाओ। तो अब बचा क्या, बचा केवल r स्क्वायर और e पे पावर माइनस सिग्मा, सिग्मा की वैल्यू अभी मैंने आपको बताई थी 2zr अपॉन na नॉट, इतना बचा। अब इसमें एक ये भी फंक्शन है r का और ये भी फंक्शन है, तो ऐसे में लगा देते हैं मल्टीप्लिकेशन रूल। अब डिफरेंशिएशन करने जा रहा हूं, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन रूल क्या कहता है, पहले का करो दूसरे को छोड़ दो, दूसरे का करो पहले को छोड़ दो। तो देखो पहले का किया, आर स्क्वायर का हो गया 2r और e की वैल्यू हो गई -2 zr अपॉन na नॉट थी, लेकिन n की वैल्यू भी 1 है और z की वैल्यू भी 1 है, तो -2r अपॉन a नॉट। फिर इसको ऐसे ही रख दिया, इसका डिफरेंशिएशन किया, तो एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन एक्सपोनेंशियल ही होता है, लेकिन फिर चेन रूल लगाया, तो यहां पर इसका फिर से हो गया -2zr अपॉन na नॉट का, तो आया -2z अपॉन na नॉट, z और n 1 है, तो -2 अपॉन a नॉट। सब कुछ डायरेक्ट है। फिर इसको 0 के बराबर पुट कर दिया, तो अब ध्यान से देखो यहां से कुछ कुछ कॉमन आएगा। क्या क्या कॉमन आएगा, 2r e रेज टू द पावर -2r अपॉन a नॉट, है ना, और यहां बचेगा 1 माइनस, यहां बचेगा r अपॉन a नॉट। देख लो भाई, तो इसको जब, ये तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, कभी 0 हो नहीं सकता, 2 कभी 0 हो नहीं सकता, r बराबर 0 हो गया, और 1 माइनस r अपॉन a नॉट बराबर 0 हो गया, यानी कि एक बार ग्राफ 0 पे 0 होगा, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, और एक बार 1 माइनस r अपॉन a नॉट पे 0 होगा, तो यहां से r की वैल्यू क्या आ जाएगी, a नॉट, यानी कि r मैक्स की वैल्यू क्या आ गई, a नॉट विच इज 0.529 एंगस्ट्रॉम। यानी कि तुम्हें ये जो भी दिया था 1s का ग्राफ, वो आपको ये बताना चाह रहा है कि तुम्हारी जो आर मैक्स की वैल्यू होगी, मतलब 1s का ग्राफ कैसा आया था मेरा, 1s का ग्राफ ऐसा आया था, तो ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू किसके बराबर है, a नॉट के बराबर है, इस फंक्शन के अकॉर्डिंग जो तुम्हें दिया गया था। देख लो भाई, ठीक है। आर मैक्स की वैल्यू से ये पता नहीं लगाते कि कौन सा ऑर्बिटल क्लोज है और कौन सा ऑर्बिटल दूर है, आर मैक्स ये नहीं बताता। ऑर्बिटल कौन सा न्यूक्लियस के करीब है, कौन सा न्यूक्लियस से दूर है, वो कैसे पता लगेगा, एल की वैल्यू से। मैंने तुम्हें बताया था एस न्यूक्लियस के करीब होता है, एफ न्यूक्लियस से दूर होता है, यानी कि एफ की वैल्यू ज्यादा होती है ना एल की, तो वही लिखा है, स्मॉलर इज द वैल्यू ऑफ एल, मोर क्लोजनेस ऑफ ऑर्बिटल विद द न्यूक्लियस, यानी कि एस ऑर्बिटल सबसे क्लोजर, क्लोजेस्ट, और एफ ऑर्बिटल फारदेस्ट। आर मैक्स से कुछ भी पता नहीं लगेगा, ठीक है जी। चलिए उसके बाद जरा बाउंड्री सरफेस डायग्राम में आपको दिखा देता हूं। जैसे देखो ये 1s का है स्फेरिकल, अब 2s में याद करो, 2s में एक स्फेरिकल नोड आई है ना, तो 2s में स्फेरिकल नोड वो कहां होती है, देखो पहले इलेक्ट्रॉन मिले तुम्हें खूब बढ़िया तरीके से, फिर इलेक्ट्रॉन मिले तुम्हें, और बीच में इलेक्ट्रॉन मिलना गायब हो गए एक रेडियस पे, है ना, एक रेडियल शेल तुम्हें दिख रही है, यहां पर तुम्हें इलेक्ट्रॉन मिलना गायब हो गए, तो यही क्या है तुम्हारी रेडियल नोड। लेकिन यहां पर कोई भी रेडियल नोड नहीं है और फॉर्मूले से भी क्या आ रही है 0, तो ये 1s और 2s का बाउंड्री सरफेस डायग्राम है। देख लो इसको ऐसे, देखो p में, देखो p में 2p में, देख 2p में ये है, इसमें देखिए एंगुलर नोड एक दिख गई न्यूक्लियस, ये बीच में क्या होता है, ये न्यूक्लियस होता है, ये वही है p ऑर्बिटल, ऐसे जो मैंने बनाया था ना उसको अब ढंग से बना दिया। लेकिन अगर 3p बनाओगे तो 3p में देखो, 3p में एक रेडियल नोड आती है, निकाल के देख लो फॉर्मूले से, 3 माइनस 1 माइनस 1, एक रेडियल नोड आई, तो देख पहले छोटा p फिर बड़ा p और बीच में आ गई एक रेडियल नोड। ऐसी अगर 4p होता तो एक और आता है ऐसे करके, और एक और रेडियल नोड आ जाती है ना, मस्त। तो ये होता है आपका बाउंड्री सरफेस डायग्राम, ठीक है जी। चलिए तो भाई क्लास का समय खत्म हो चुका है,
बस अब एक लास्ट चीज बची हुई थी, तो वो मैं अगले लेक्चर में डाल दूंगा और तुम्हें रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। हमारी तरफ से एटॉमिक स्ट्रक्चर यहीं पर हो जाता है समाप्त। ठीक है, अब आपके जो भी डाउट्स होंगे, जितनी भी शीट डीपीपी वगैरह दी हैं, वो मैं आपकी अगली क्लास में डिस्कस करूंगा, और अगली क्लास आप लोगों की ऑफलाइन होगी, आपको पता ही है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। टाटा, सी यू, बाय बाय।